देखो बेटे, कैसे करेंगे, यहीं पे मैं ऊपर बता रहा हूँ इसको सॉल्व करके। एनर्जी कंजर्वेशन अप्लाई करते हैं बिकॉज पार्टिकल इज मूविंग ओनली अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ द डिस्क। तो हम लिख दें इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। What is initial potential energy? It is sigma by 2 epsilon naught। इनिशियली x की वैल्यू को 0 रख दो तो इनटू r आ जाएगा और इसको मल्टीप्लाई करना है पार्टिकल के चार्ज से। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज 0 और फाइनल पोटेंशियल एनर्जी लिखेंगे क्या, पार्टिकल का चार्ज इनटू फाइनली जिस पॉइंट पे है उसका पोटेंशियल। तो उस पॉइंट का पोटेंशियल क्या आ जाएगा बेटे, उस पॉइंट का पोटेंशियल हो जाएगा, x को √3r रख देते हैं तो सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट अंडर रूट ऑफ r² प्लस 3r², यानी कि अंडर रूट ऑफ 4r² यानी 2r माइनस r। और वहां पर स्पीड v आ गई तो काइनेटिक एनर्जी को हाफ एम वी स्क्वायर रख देते हैं। तो ये आ जाएगा q इंटू सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस q इंटू सिग्मा r बाई अगेन 2 एप्सिलॉन। और यहाँ पर √3 आ रहा आएगा, r नहीं आएगा, यहाँ पर कितना आएगा √3r। तो ये कुछ ऐसा बनेगा, q सिग्मा r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट माइनस q सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट प्लस q सिग्मा √3r बाई √3r बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इक्वल टू हाफ एम। इनफैक्ट इसको भी हम इसी फॉर्म में लिखा रहने दें तो उससे आसानी ये होगी कि 2 से ये 2 कैंसिल हो जाएगा और मेरे पास क्या वैल्यू आ जाएगी यहाँ से, q सिग्मा r बाई एप्सिलॉन नॉट कॉमन आ जाता है। इनफैक्ट m को इधर ले आऊं तो m एप्सिलॉन नॉट इधर आ जाएगा और वैल्यू आ जाएगी √3 माइनस 1 इक्वल टू v²। तो v जो है वो ये पूरा अंडर रूट ऑफ q सिग्मा r बाई m एप्सिलॉन नॉट इनटू √3 माइनस 1। ऐसी इसकी स्पीड की बात समझ में आती है भाई सब। भाई देखो हमने क्या किया, यहाँ देखो तुम, सेंटर ऑफ द डिस्क से लेकर के और √3r पोजीशन तक एनर्जी कंजर्वेशन लगा दी। इसको इनिशियल पॉइंट कहा, इसको फाइनल पॉइंट। तो इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या हो गई, पार्टिकल का चार्ज इनटू इनिशियल पोटेंशियल। इनिशियल पोटेंशियल को जब हमने लिखा तो डिस्क की वजह से जो पोटेंशियल का फॉर्मूला होता है
उसमें x को 0 रख दिया, तो ये वैल्यू आ गई Q सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ये इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है। फाइनल पोटेंशियल एनर्जी कैसे लिखेंगे? Q इंटू फाइनल पॉइंट का पोटेंशियल, तो वो हो जाएगा Q इंटू सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। फाइनल पॉइंट की डिस्टेंस √3r है, तो आर स्क्वायर प्लस 3r² माइनस √3r, तो ये वैल्यू आ जाएगी Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r माइनस √3। अब आ जाएगा इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी प्लस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल पोटेंशियल एनर्जी प्लस फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को लिखें Q सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, इनिशियल काइनेटिक एनर्जी 0। फाइनल पोटेंशियल लिखें Q सिग्मा बाई 2 एप्सिलॉन नॉट इंटू 2r माइनस √3r प्लस हाफ mv। तो यहाँ से हाफ mv² की क्या वैल्यू आ जाएगी? Q सिग्मा R बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, पूरे में से कॉमन ले लो, तो बच जाएगा 1 माइनस 2 प्लस इक्वल टू, इनफैक्ट m से डिवाइड भी कर दें तो v²। तो v की क्या वैल्यू आ जाएगी बच्चों? अंडर रूट ऑफ कितना? √3 माइनस 1 इंटू Q सिग्मा R डिवाइडेड बाई क्या? 2m एप्सिलॉन। इनफैक्ट ये 2 सब जगह से कैंसिल हो जाएगा क्या? 2 कैंसिल हो चुका होगा, ये v² बाई 2 वाला से ये 2 कैंसिल हो चुका है, ये 2 यहाँ पे। अभी समझ में आया भाई सब लोगों को क्या किया हमने? वर्क एनर्जी थ्योरम से भी कर सकते थे, उससे भी सेम ही रिजल्ट मिलेगा तुमको, है ना? वर्क एनर्जी थ्योरम अगर तुम लगाओगे तो देखो अल्टीमेटली क्या मिल जाएगा तुमको। तुम लिखोगे वर्क डन बाय ऑल फोर्सेस इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। अब ऑल फोर्सेस में क्या है? वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड ही तो है, फ्रॉम इनिशियल टू फाइनल पॉइंट इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दैट इज फाइनल काइनेटिक एनर्जी माइनस इनिशियल। अब वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? क्यू ई वेक्टर डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। अब माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल होता है बी फाइनल माइनस बी इनिशियल, तो ये हो जाएगा -q इंटू बी फाइनल माइनस इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। तो अल्टीमेटली क्या बन गया? q इंटू बी इनिशियल माइनस बी फाइनल इक्वल टू के फाइनल माइनस के इनिशियल। ये एनर्जी कंजर्वेशन की तो इक्वेशन बन गई। ये लिखा हुआ है इंक्रीज इन काइनेटिक एनर्जी, और ये लिखा हुआ है क्या? डिक्रीज इन पोटेंशियल। ये बात समझ में आती है भाई सब लोगों को? यस यस, कंजर्वेशन ऑफ मैकेनिकल एनर्जी अप्लाई कर दिया।
वर्क एनर्जी थ्योरम वाला इसके पहले वाला पेज। अरे कुछ लोग बोल रहे हैं नेक्स्ट पेज, कुछ लोग बोल रहे हैं इसके पहले वाला पेज। इसके पहले वाला पेज तो ये है, उसमें यही चीज किया था है ना, क्योंकि थोड़ा मैंने जल्दबाजी में कर दिया था। तो इस पेज का तो कोई मतलब नहीं है, यही देख। और अगर ये देख लिया है तो फिर ये वाला, ये वर्क एनर्जी थ्योरम अप्लाई किया। देखो बेटे, तुम सिंपल सी बात ऐसे देखो कि फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, फॉर एनी कंजर्वेटिव फोर्स, हम चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी कैसे डिफाइन करते हैं? इट इज डिफाइंड एज नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इंटरनल कंजर्वेटिव फोर्स ऑफ अ सिस्टम। ये किसी भी सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी में चेंज होगा। तो क्या हो जाएगा? फाइनल पोटेंशियल एनर्जी माइनस इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी को कैसे लिखेंगे? नेगेटिव ऑफ वर्क डन बाय इलेक्ट्रिक फील्ड, वो होगा माइनस क्यू ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। और इसमें से क्या करो आप, क्यू को अलग रख लो, तो आपके पास क्या मिलेगा? माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम आर इनिशियल टू आर फाइनल। और माइनस ई डॉट डी आर आर इनिशियल टू आर फाइनल का मतलब क्या होता है? क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस क्यू इंटू इनिशियल पोटेंशियल। तो चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी बेसिकली ऐसा हो गया कि नहीं हो गया बेटे? क्यू इंटू फाइनल पोटेंशियल माइनस क्यू इंटू इनिशियल पोटेंशियल, ये चेंज इन पोटेंशियल एनर्जी हो। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो कि फाइनल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्यू इंटू वी फाइव। और इनिशियल पोटेंशियल एनर्जी क्या है? क्यू इंटू वी इनिशियल। खत्म था। ठीक है। तो पोटेंशियल को चार्ज से मल्टीप्लाई कर दोगे टेस्ट चार्ज से, तो क्या मिल जाएगा? वो टेस्ट चार्ज और सोर्स चार्ज वाले सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी। इफ वी मल्टीप्लाई पोटेंशियल बाय the charge of the test charge, what I will get is potential energy system which consists of that source charge and the test charge, जिसकी वजह से E आया है। और जिस चार्ज को उस E में मूव करवा रहे हो तुम, इन दोनों के सिस्टम की पोटेंशियल एनर्जी आ जाएगी। अगले पेज पे चले बच्चों। ओके। तो ये फॉर्मूला भी हमें ध्यान रखना है। पोटेंशियल से आप निकाल सकते हो पोटेंशियल एनर्जी। चार्ज को मल्टीप्लाई किया पोटेंशियल से तो क्या मिल जाएगा? पोटेंशियल एनर्जी। ये क्या है? चार्ज ऑफ द टेस्ट चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू सोर्स चार्ज। और ये क्या है? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम
which consists of source charge and test charge. Yes, sir. This kind of a thing for can be done for any type of chart distribution, जिसके सामने कोई चार्ज मूव कर रहा है, ऐसा किसी के लिए भी किया जा सकता है ना, रिंग के लिए, डिस्क के लिए, किसी के लिए भी इस तरह का चीज की जा सकती है। और हम आगे चलते हैं, हम बात करते हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर। पोटेंशियल ड्यू टू अ हॉलो स्फीयर, तो बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, बहुत ही शानदार चीज। देखो क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है, बहुत ही यूजफुल कॉन्सेप्ट है, पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। Hollow matlab charge is present only on the surface and it is uniformly distributed on the surface, and radius of the hollow sphere is capital R. मान लो हमें पोटेंशियल लिखना है एक पॉइंट का जो कि सेंटर से R डिस्टेंस, R is distance from the center of the hollow sphere. Small r is distance from the center of the hollow sphere. I have to write potential of this point. तो पोटेंशियल की हमने डेफिनेशन क्या पढ़ी हुई है, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर इज द पोटेंशियल ऑफ दिस पॉइंट। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड हम क्या लिखेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड किसी जनरल एक्स डिस्टेंस पर लिख सकते हैं, के क्यू बाई एक्स स्क्वायर, इसको लिख देंगे dx, इंटीग्रेशन कर देंगे इंफिनिटी से लेकर के r तक। तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r कितना हो जाएगा, माइनस के क्यू इंटीग्रल dx बाई एक्स स्क्वायर फ्रॉम इंफिनिटी टू r। पोटेंशियल एट डिस्टेंस r हो जाएगा dx बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स, तो एक माइनस वन बाई एक्स इंटीग्रेशन से जनरेट होगा, एक माइनस बाहर है, तो के क्यू वन बाई एक्स इंफिनिटी टू, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r हो जाएगा के क्यू वन बाई आर माइनस वन बाई इंफिनिटी विल बिकम जीरो, तो पोटेंशियल एट डिस्टेंस r की वैल्यू आ जाएगी के क्यू बाई, ये पोटेंशियल एट डिस्टेंस r कितना, which is same as potential due to a point charge। और ये बिल्कुल भी हमारे लिए सरप्राइजिंग नहीं होना चाहिए, क्यों, क्योंकि पॉइंट चार्ज के जैसा ही तो इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर प्रोड्यूस करता है ये हॉलो स्फीयर। अब अगर इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज जैसा हुआ तो फोर्स भी पॉइंट चार्ज जैसा लगाएगा, तो वर्क डन भी पॉइंट चार्ज जैसा करेगा, और वर्क डन पॉइंट चार्ज जैसा करेगा तो यानी पोटेंशियल भी पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा। क्या ये बात में सब लोग एग्री करते हैं, है ना? डज इट लुक ऑब्वियस कि हाँ पॉइंट चार्ज के जैसा ही तो पोटेंशियल होना चाहिए, इट शुड लुक ऑब्वियस टू अस, क्योंकि पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड के इंटीग्रेशन से ही तो आता है, और जैसा इलेक्ट्रिक फील्ड पॉइंट चार्ज ने प्रोड्यूस किया वैसा ही हॉलो स्फीयर ने भी प्रोड्यूस किया, तो पोटेंशियल भी इसका पॉइंट चार्ज के जैसा ही होगा।
एटलीस्ट फॉर पॉइंट्स विच लाई वेयर, एटलीस्ट किन पॉइंट्स के लिए, क्योंकि कहाँ लाई कर रहे हैं, हॉलो स्फीयर के बाहर। बिल्कुल सही बात। एटलीस्ट फॉर पॉइंट्स विच लाई आउटसाइड द हॉलो स्फीयर, तो पोटेंशियल पॉइंट चार्ज के जैसा ही होना। ये नोट कर लिया भाई सब लोगों ने? But note that this is true only for when R is greater than capital R. तो इसको हमें ऐसे लिख लेना चाहिए, P at small r greater than capital। इसको भी लिख लेना चाहिए, P at small r greater than capital। हॉलो स्फीयर के अंदर जीरो होगा, ये नोट कर लिया सबने? तो आगे की बात करें। अब आगे यही, आगे अपन अंदर हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल क्या होगा भाई डिस्कस। ओके देखो क्या, तो ध्यान दो। अच्छा यहाँ पे मैं इक्वालिटी भी लगा सकता हूँ, पोटेंशियल एट ग्रेटर देन इक्वल टू स्मॉल आर ग्रेटर देन इक्वल टू कैपिटल आर एस के क्यू बाई स्मॉल। मतलब सरफेस तक तो पोटेंशियल इतना होगा, ठीक है। अब मान लो क्या है, हमें पोटेंशियल लिखना है हॉलो स्फीयर के अंदर, ठीक है। अब मैं लिखना चाहता हूं पोटेंशियल एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर वेयर स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल। नाउ हाउ टू राइट दिस पोटेंशियल, इसको हम लिखेंगे माइनस, तरीका वही होगा, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर। अभी मेरे को क्या करना पड़ेगा, इंफिनिटी से लेकर के और इस वाले पॉइंट तक लाना पड़ेगा, ठीक है। ध्यान दो, आप में से कुछ लोग बोल रहे थे सर होलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जीरो हो जाएगा क्या? उसका बेसिस शायद ये था क्योंकि हमें पता है होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है तो पोटेंशियल भी जीरो हो जाए। देखो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ये बात तो सही, होलो स्फीयर के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता है ये बात तो सही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन पोटेंशियल की डेफिनेशन में किसी पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना होता, किसी पॉइंट पर अगर पोटेंशियल लिखना है, जैसे इस पी पॉइंट पर पोटेंशियल लिखना है आपको, तो सिर्फ इसके आसपास का इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर नहीं करता, इन्फिनिटी से लेकर के इस पॉइंट तक का इलेक्ट्रिक फील्ड मैटर करता है। अब पी पॉइंट के आसपास जीरो है, लेकिन ये हर जगह तो जीरो नहीं है। अगर हर जगह इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होता तो हम जरूर कह देते पी पॉइंट का भी पोटेंशियल जीरो है, लेकिन बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब मुझे क्या करना पड़ेगा, इस इंटीग्रेशन को ब्रेक करना पड़ेगा। ये माइनस साइन भले ही आप अलग रख लो थोड़ी देर के लिए, इन्फिनिटी से आते आते जो स्मॉल आर तक जा रहे हो उसको दो हिस्से में ब्रेक कर लें, इन्फिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर, और फिर स्मॉल आर से कैपिटल आर, उसको लिखेंगे ई डॉट डी आर, है ना। इन्फिनिटी से चलते चलते सरफेस तक पहुंचे कैपिटल आर डिस्टेंस तक, और फिर सरफेस से चलते चलते
सेंटर से स्मॉल आर डिस्टेंस। अब क्या हो जाएगा, माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर के बराबर ही ये हो जाएगा ना, क्योंकि कैपिटल आर से स्मॉल आर अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो है, ये वाली वैल्यू जीरो है, तो दिस होल टर्म विल वैनिश। तो पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर किसके बराबर होगा, ई डॉट डी आर फ्रॉम इन्फिनिटी टू कैपिटल आर। और इस वाले इलेक्ट्रिक फील्ड को तो हम वही किसी जनरल डिस्टेंस पर के क्यू बाई एक्स स्क्वायर डी एक्स लिख सकते हैं। इन्फिनिटी से लेकर के कैपिटल आर तक इंटीग्रेट कर दो इसको, तो क्या आ जाएगा ये भाई, माइनस के क्यू बाहर डी एक्स बाई एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन माइनस वन बाई एक्स इन्फिनिटी से कैपिटल आर। तो पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर कितना आ जाएगा, के क्यू बाई कैपिटल आर के बराबर ये पोटेंशियल। मतलब ध्यान दो, इस हॉलो स्फीयर के अंदर पोटेंशियल जीरो नहीं होगा, पोटेंशियल डिफरेंस जीरो होगा, यानी कि हर पॉइंट पे पोटेंशियल सेम होगा। यहां लिखोगे तो भी के क्यू बाई आर, यहां लिखोगे तब भी के क्यू बाई आर, हर जगह पोटेंशियल क्या होगा, बराबर होगा। इन्फिनिटी से एक बार सरफेस तक लाने में जो वर्क करना पड़ेगा बस वही करना पड़ेगा, फिर उसके बाद सरफेस के अंदर लाने में कोई एडिशनल वर्क नहीं करना पड़ेगा, राइट। या यूं कहें कि हॉलो स्फीयर के अंदर किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक ले जाने के लिए किसी भी चार्ज पार्टिकल पर कोई वर्क नहीं करना पड़ेगा। The entire volume inside the hollow sphere will be at same potential. Potential due to the hollow sphere, ठीक है, ये मानते हुए कि सिर्फ hollow sphere ही यहाँ पर प्रेजेंट है। थोड़ी सी और अंडरस्टैंडिंग क्लियर होती है हमारी अगर हम ग्राफ बना दें। किसका ग्राफ, ग्राफ ऑफ पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। V is potential due to hollow sphere, और स्मॉल r क्या है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द hollow। तो स्मॉल r इक्वल टू कैपिटल R तक तो पोटेंशियल कांस्टेंट ही चलेगा बेटा। कितना चलेगा वो, के क्यू बाई कैपिटल R, और फिर उसके बाद वन बाई आर वाले फॉर्म में ये डिक्रीज होता, पोटेंशियल विल बी इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू
कैपिटल आर से ये वाली लिमिट्स क्या होंगी उससे। ये समझ में आया बच्चों? एक हॉलो स्फीयर के अंदर हर पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होता। देखो जैसे इस पे बेस्ड क्वेश्चंस कैसे बनेंगे। ये दो कॉन्सेंट्रिक हॉलो शेल्स हैं और रेडियस इनकी है R1 एंड R2। चार्जेस हैं Q1 एंड, मान लो हमें ये कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं A, B और C। सेंटर से स्मॉल ए डिस्टेंस पर A, सेंटर से स्मॉल b डिस्टेंस पर B और सेंटर से स्मॉल c डिस्टेंस पर। तो हमें क्या करना है, इन तीनों पॉइंट्स पर पोटेंशियल लिखना। फाइंड पोटेंशियल ऑफ पॉइंट A, B एंड C। प्रीवियस पेज देखना चाहते हैं? ठीक है, अगले पेज पे चलें भाई। A पॉइंट का पोटेंशियल लिखिए भाई। देखो क्या लिखेंगे, Q1 की वजह से अलग लिखते हैं, Q2 की वजह से अलग लिखते हैं। दोनों स्फीयर के अंदर लाई कर रहे हैं तो क्या लिखेंगे, अंदर वाले किसी भी पॉइंट पर जब पोटेंशियल लिखते हैं तो डिनोमिनेटर में क्या आता है, उस करस्पॉन्डिंग होलो स्फीयर की रेडियस। तो Q1 की वजह से लिखेंगे तो KQ1 बाई कैपिटल R1, Q2 की वजह से लिखेंगे तो KQ2 बाई
कैपिटल आर। अब पोटेंशियल ऑफ बी कैसे लिखेंगे भाई? बी जो है वो Q1 के बाहर लाई करता है, तो जब बाहर पोटेंशियल लिखते हैं तो डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर आती है, तो वो हो जाएगी स्मॉल बी Q1 के लिए। लेकिन Q2 के लिए तो बी जो है वो सरफेस के अंदर ही लाई करता है, तो आ जाएगा कितना, उसकी रेडियस दैट इज आर। और सी की जब बात करेंगे तो सी दोनों स्फेयर के बाहर आता है, तो दोनों के लिए बाहर वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी KQ1 बाई स्मॉल सी प्लस KQ2 बाई स्मॉल। इसको कंबाइन करके आप KQ1 प्लस Q2 बाई स्मॉल सी ऐसा भी लिख सकते हैं। ये पोटेंशियल एट सी ऐसा। ये बात समझ में आई भाई सारे बच्चों? अगले पेज पे चलें बच्चों। देखो, मान लो कुछ इस तरह का क्वेश्चन हमें दिया गया है कि again we have two concentric hollow spheres having radius r1 and r2, inner radius r1, outer radius r2, and charges q1 and। तो हमें क्या करना है, इनकी सरफेस में कितना पोटेंशियल डिफरेंस है ये कैलकुलेट करना। लेट्स से .1 and .2 are 2 points on the surfaces of these spheres. So हमें कैलकुलेट करना है, कैलकुलेट V1 माइनस, क्या आएगा ये जरा कैलकुलेट करके बताओ। सेंटर पर भी जीरो नहीं है बेटे, पोटेंशियल सेंटर पर भी जीरो नहीं है इस पर्टिकुलर केस में। एक बच्चा पूछ रहा है सेंटर के अलावा पोटेंशियल कभी भी जीरो नहीं होगा, मैं कह रहा हूँ सेंटर पर भी जीरो नहीं है, सेंटर के अलावा कहाँ। पोटेंशियल जीरो हो सकता है, कब जीरो होगा, अगर एक पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज रखे हुए हो साथ में, तो जीरो हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है।
है ना। अगर पॉजिटिव ही पॉजिटिव चार्ज रखा हुआ है या नेगेटिव ही नेगेटिव रखा हुआ है तो जीरो नहीं हो पाएगा। कहाँ पे जीरो होगा? सिर्फ इन्फिनिटी पे होगा। हाँ, अगर पॉजिटिव और नेगेटिव पास में रखा हुआ है तो फिर किसी पॉइंट पे पोटेंशियल जीरो हो सकता है। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई लोगों ने बिल्कुल सही आंसर दिया। 1 2 3। एक आदमी ने गलत किया है, जिसने Q1 + Q2 लिख दिया। कैसे करेंगे? पोटेंशियल ऑफ पॉइंट वन लिखते हैं। वो आएगा KQ1/R1 +KQ2/R। Q1 के खुद के चार्ज की वजह से KQ1/R1 और Q2 के चार्ज की वजह से KQ2/R2। पोटेंशियल ऑफ टू कैसे लिखेंगे? Q1 के चार्ज की वजह से KQ1/R2 और Q2 की वजह से KQ2/R। अभी हमें लिखना है V1 - V2। तो ये आ जाएगा KQ1/R1 +KQ2/R2 माइनस KQ1/R2 +KQ2/R। तो कितना हो जाएगा? KQ2/R2 से KQ2/R2 कैंसिल। KQ1 × 1/R1 -1/R। अब एक एक अजीब सी चीज इसमें नोट करो तुम। थोड़ी सी एक अजीब सी चीज है। कौन नोट कर पा रहा है? मेरे को कौन बताएगा? इसको देख करके थोड़ा अटपटा सा लग रहा है क्या तुमको?
एक का चार्ज Q1 था, एक का चार्ज Q2 था। दोनों की सरफेस के पोटेंशियल में मैंने डिफरेंस निकाला। मेरा फाइनल आंसर आया KQ1 × 1/R1 यस। यस, एक बच्चे ने, दूसरे बच्चे ने सही चीज। हाँ हाँ, बिल्कुल सही। सही तरफ ध्यान जा रहा है। बिल्कुल वही जाना चाह रहे हैं। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। कई लोगों ने इंटरेस्टिंग चीज नोट करी। वाह। वाह। इट इज इंडिपेंडेंट ऑफ Q2। V1 minus V2 is independent of Q2, the charge of the outer sphere. आउट इनके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आउटर स्फीयर के चार्ज पे डिपेंड ही नहीं कर रहा। ऐसा क्यों हो रहा है? क्यों हो रहा है? देखो, देखो, समझते हैं इसको, है ना। दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस जो हम लिखते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म्स में, उसका क्या फॉर्मूला लिखते हैं? V2 minus V1 is minus E dot dr from R1 to R2। ऐसा लिखते हैं कि नहीं? दो पॉइंट्स के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस और इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड में ये रिलेशन होता है ना। अब वन और टू पॉइंट्स के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड अगर आप लिखने जाओगे, इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड लिखोगे, तो ये वाला जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इन दिस रीजन, ये कौन प्रोड्यूस कर रहा है? अंदर वाला चार्ज प्रोड्यूस कर रहा है कि बाहर वाला चार्ज? क्या बाहर वाला चार्ज इस रीजन में वन और टू के बीच में कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करे? जो दोनों स्फेयर्स के जो बीच का रीजन है, उस रीजन में बाहर वाला चार्ज कोई इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस ही नहीं कर रहा। इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन लिखूंगा, तो वो एक्सप्रेशन क्या आएगा? क्या वो सिर्फ KQ1/x² ऐसा आ जाएगा? मान लो यहां से मैंने किसी जनरल पॉइंट x पर, किसी जनरल पॉइंट x पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखा, तो उस इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन क्या सिर्फ KQ1/x² ही आए? dx माइनस इंटीग्रेशन फ्रॉम R1 टू, इसको अब नए पेज पे लेते हैं। एक स्फेयर, एक और दूसरा। What I have to do, I have to write potential difference between points 1 and, मैंने क्या किया, 1 और 2 के बीच में जनरल डिस्टेंस x पर कोई पॉइंट कंसिडर किया। अंदर वाले स्फीयर का चार्ज Q1 है, बाहर वाले का Q2। इस पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड लिखना है। कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लिखेंगे इस पॉइंट पर? नेट इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों का मिला के कितना आएगा इस वाले पॉइंट पर इलेक्ट्रिक? सब लोग बताएं।
इस पॉइंट पर नेट इलेक्ट्रिक फील्ड कितना आएगा, Q1 और Q2 दोनों का मिला करके? विल इट बी KQ1/x²? और V1, या हम क्या लिखते हैं, Q2 का फील्ड जीरो रहेगा, बिल्कुल सही है। Q2 का फील्ड जीरो रहेगा, फील्ड सिर्फ Q1 की वजह से आएगा, KQ1/x²। और V2 - V1 जो लिखते हैं वो ऐसे लिखते हैं, -E.dr फ्रॉम R1 to R2। तो ये आ जाएगा, E की वैल्यू जब लिखोगे तो सिर्फ KQ1/x² लिखोगे, और dx माइनस साइन फ्रॉम कैपिटल R1 to कैपिटल R2, ये V2 - V1 इतना आ जाएगा। KQ1 बाहर आता है, dx/x² का इंटीग्रेशन -1/x फ्रॉम R1 to R2, तो ये आ जाएगा KQ1 × 1/R2 - 1/R1। ये वैल्यू क्या आ रही है, V2 - इसका मतलब V1 - V2 अगर पता लगाना होता तो V1 - V2 की क्या वैल्यू आ जाती, KQ1 × 1/R1 - 1/, ये ये बात समझ में आ रही है बच्चों? भाई देखो, पॉइंट इज कि जो पोटेंशियल में जो डिफरेंस होता है ना, वो इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क की वजह से ही तो जनरेट होता है, बिकॉज यू हैव टू डू वर्क अगेंस्ट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट इज व्हाई देयर इज अ डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल। नाउ इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 जो चार्ज है वो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर रहा है इस वाले रीजन, वो जनरेट कर रहा है लेकिन किस रीजन में जनरेट नहीं कर रहा है, इस पूरे रीजन में जो 1 से 2 वाले पार्ट है उसमें Q2 इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट ही नहीं कर रहा है ना। इनफैक्ट तो जब इलेक्ट्रिक फील्ड Q2 ने जनरेट ही नहीं किया, तो पोटेंशियल डिफरेंस जब हम लिखेंगे तो उसमें Q2 का कोई कंट्रीब्यूशन आना ही नहीं चाहिए। पोटेंशियल कैसे आता है, इलेक्ट्रिक फील्ड के वर्क से ही तो पोटेंशियल आता है। व्हेन देयर इज नो इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सम चार्ज, तो दैट चार्ज मस्ट नॉट अपीयर इन द पोटेंशियल एटम। अच्छा, लेकिन सर जब एब्सोल्यूट पोटेंशियल लिखते हैं तब तो आता है। मान लो यहाँ से x डिस्टेंस वाले पॉइंट का अगर मेरे को पोटेंशियल लिखना होता, तो उसमें तो Q2 का रोल आता, बिल्कुल आता। उसमें उसका पोटेंशियल कितना आता, KQ1/x प्लस KQ2/R2, बिल्कुल आता। लेकिन ध्यान दो, एब्सोल्यूट पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस में डिफरेंस होता है। पोटेंशियल डिफरेंस में क्या है, मुझे इंटीग्रेशन सिर्फ 1 और 2 के बीच में ही करना है, जबकि पोटेंशियल लिखते समय मुझे इंटीग्रेशन इंफिनिटी से इस पॉइंट तक करना है। ठीक है, तो ओवरऑल पोटेंशियल में ऐसा नहीं है कि Q2 चार्ज की वजह से पोटेंशियल नहीं है, पोटेंशियल है लेकिन पोटेंशियल डिफरेंस नहीं। नहीं, पाथ पाथ मैटर नहीं करेगा, पाथ बिल्कुल मैटर नहीं करेगा। क्यों मैटर नहीं करेगा, कि जैसे 1 से 2 के बीच में आप कैसे भी चले जाओ, ऐसे चले जाओ, ऐसे चले जाओ, जैसे भी चले जाओ, आप बाहर जा करके वापस अंदर आ जाओ ना, भले पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहे। ये मैं क्यों बोल रहा हूँ, एक बच्चे ने पूछा है सर क्या पाथ मैटर करेगा, किस पाथ में, अपन कहे नहीं, पाथ मैटर नहीं करेगा, पोटेंशियल डिफरेंस इतना ही रहे। क्या ये बात समझ में आ पा रही है भाई बच्चों से?
तो अब हम आगे चलते हैं और बात करते हैं क्या। अच्छा, अगर उसकी जगह मान लो अपन ऐसा कोई केस ले लेते कि अ, ये एक हॉलोस्फेयर है। ठीक है, हॉलोस्फेयर, और इस पे चार्ज है, और एडिशनली सेंटर पे एक पॉइंट चार्ज लिखा हुआ है क्यू, वो भी क्यू। इस हॉलोस्फेयर की रेडियस है कैपिटल आर। हमें क्या करना है, सेंटर से r/2 डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है P। इस पॉइंट P का पोटेंशियल लिखो। ठीक है, सिस्टम क्या है, a point charge q is placed at the center of a hollow sphere of same charge। हेलो, हेलो। हाँ। हाँ बच्चों, तो क्या ये 3 k/r आ जाएगा? पॉइंट चार्ज की वजह से लिखा, स्फेयर की वजह से लिखा, तो इट विल कम आउट टू बी 3 k/, अच्छा, उसी तरह से इस रीजन में अगर मैं कोई दो पॉइंट्स लूं, जैसे एक पॉइंट ए लिया, एक पॉइंट बी लिया, ठीक है, और हमसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए कुछ ऐसे कि क्वेश्चन द potential difference between A and B will be 0, will depend on the charge of hollow sphere C, depend on point charge and hollow sphere B, depends only on the point charge। तो क्या आंसर आएगा इसका भी? क्या आंसर आएगा भाई? सब लोगों का आना चाहिए, कई लोगों का आना चाहिए, कई लोगों का आया है।
और लोग बताओ भाई, जल्दी बताओ क्या आंसर आएगा। इट विल बी डी। सिर्फ किस पे डिपेंड करेगा? पॉइंट चार्ज पे। अगेन पोटेंशियल डिफरेंस डी पे ताला लगा दिया जाए। सही जवाब। सही जवाब है। ठीक है, बिल्कुल सही जवाब है। हाँ बिल्कुल सही बात है, क्योंकि क्या होगा, जो हॉलो स्फेयर की वजह से जब पोटेंशियल लिखेंगे तो जितना ए का आएगा उतना बी का आएगा, तो हॉलो स्फेयर वाला चार्ज वाला पार्ट कैंसिल हो जाएगा, तो पोटेंशियल डिफरेंस विल बी ओनली ड्यू टू द पॉइंट चार्ज इनसाइड द स्फेयर। ठीक है। अच्छा, कई लोग क्या हैं, जो मैंने एक बात बताई थी भाई, हॉलो स्फेयर के अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम रहता है। कई बच्चे क्या करते हैं, इस वाली बात को याद रख लेते हैं। किसको? किसको? ये वाला, द एंटायर वॉल्यूम इनसाइड hollow sphere will be at same potential। इस बात को याद रख लेते हैं। और फिर कहते साहब आपने तो बताया था अंदर हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, तो हमने तो पोटेंशियल डिफरेंस जीरो रख दिया। अरे भाई वो तब सेम होता है जब चार्ज सिर्फ कहाँ पे हो, सरफेस पे, है ना। मैंने यहाँ पर ब्रैकेट में लिखा भी है, हॉलो स्फेयर की वजह से हर पॉइंट का पोटेंशियल सेम होता है, हॉलो स्फेयर की वजह से। लेकिन कोई एडिशनल चार्ज रख दिया तो उसकी वजह से तो हो सकता है ना पोटेंशियल। तो क्या होगा? कई बच्चे ये सोच के ए ऑप्शन टिक कर देते हैं, ऐसा नहीं है, क्योंकि यहाँ पर ये पॉइंट चार्ज भी रखा हुआ है, इसकी वजह से तो पोटेंशियल डिफरेंस। समझ में आती बात बच्चों? क्लियर है सबको? ओके। तो ये बात हुई किसकी? पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर। अब हम बात करते हैं क्या, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर। आज तो 9:45 तक क्लास है ना। कोई बात, थोड़ा सा और पढ़ लो यार, सॉलिड स्फीयर और पढ़ लो। देखो क्या, कैपिटल आर रेडियस का सॉलिड स्फीयर। सॉलिड स्फीयर का मतलब क्या है, उसका चार्ज क्यू पूरे वॉल्यूम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। क्यू इज डिस्ट्रीब्यूटेड यूनिफॉर्मली इन वॉल्यूम। तो कैसे करेंगे भाई इसको? मान लो हमें पोटेंशियल लिखना है एट डिस्टेंस स्मॉल आर फ्रॉम द सेंटर। पोटेंशियल एट आर where r is greater than capital R is distance from the center of the sphere। तो कैसे लिखेंगे बच्चों इसको? अच्छा, क्या डायरेक्टली? नहीं नहीं, डायरेक्टली पेन रख दो, नीचे रख दो, पेन बिल्कुल नीचे रख दो, सीधे तुम खाली टाइप करो आंसर क्या आएगा। ठीक है, डोंट यूज योर पेन, जस्ट स्टेट द आंसर डायरेक्टली। नो। यस। यस, एक और करेक्ट आंसर आया, एक और करेक्ट आया।
वेरी गुड, वेरी गुड, एक और करेक्ट है, वेरी गुड, एक और करेक्ट है, शाबाश शाबाश शाबाश। भाई सब लोग बताएं, जल्दी बताएं। आई हैव रिसीव्ड 5 करेक्ट आंसर्स। एक और करेक्ट है, वेरी गुड, एक और करेक्ट, यस यस, रिमूव द क्वेश्चन मार्क, सही आंसर है तुम्हारा, एक और करेक्ट है। क्वेश्चन मार्क मतलब यू आर लुकिंग फॉर माई अप्रूवल, ऐसा नहीं है भाई, सही है तो सही। देखो क्या भाई, क्या है पोटेंशियल, क्या होता है पोटेंशियल, होता है माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू आर। नाउ इन द रीजन आउटसाइड द solid sphere, in the region outside the solid sphere, electric field is same as that of the hollow sphere. It is same as that of the point charge. So integration will also be same as the potential भी उनके जैसा ही आएगा। तो बाहर वाले पॉइंट्स का पोटेंशियल तो क्या हो जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। ठीक है, बाहर वाले पॉइंट्स पर पोटेंशियल कितना आ जाएगा, के क्यू बाई स्मॉल आर। पोटेंशियल एट आर ग्रेटर देन कैपिटल आर आ जाएगा के क्यू बाई स्मॉल आर। ये बात समझ में आती है? अगर ये चीज हमको ऑब्वियस लगने लग गई है, तो मतलब मैं कह सकता हूं कि अभी तक जो अपन ने सीखा है वो सब बिल्कुल अंदर उतर गया है। ठीक है, बिल्कुल बढ़िया, समझ में आ गया, दिमाग में बस गया। दिस इज अ वेरी गुड साइन। और क्या इक्वालिटी भी लगा सकते हैं? क्लास कितने बजे तक होगा? इस बच्चे का मन नहीं लग रहा है क्लास में। अरे भाई 10 मिनट और होगा अभी, ठीक है, 6 मिनट्स और होगा, 6। ओके ओके, देखो बस थोड़ी देर और बेटा, है ना? हाँ मैं समझ गया, समझ, तो खाने का समय हो गया। और भूखे पेट तो मतलब वो होता है ना, भगवान का भजन भी नहीं करते हैं तो पढ़ाई वढ़ाई तो मतलब भूल जाओ। भूखे पेट ना भजन गोपाला, ये रखिए तुम्हारी कंठी माला। नहीं ठीक है ठीक है, आई ऑल्सो वॉन्ट स्ट्रेच इट फॉर सो लॉन्ग। बस ये थोड़ा सा चूंकि अपन पढ़ रहे हैं, फ्लो में हो जाता है ये वाली चीज, इसलिए अपन इसको पढ़ लेते हैं। तो बस हमें पोटेंशियल एट आर लेस देन कैपिटल आर और लिखना है, ठीक है। बी एट आर लेस देन कैपिटल आर, इनसाइड हॉलो स्फेयर का कॉम्बिनेशन मान के इंटीग्रेट करेंगे। आ, देखो वो थोड़ा सा मुश्किल पड़ेगा, अपन इसी इसी रास्ते चलते हैं, जिस तरह से अपन ने हॉलो स्फेयर का डिराइव किया ना, उसी तरह से इसको भी डिराइव कर लेते हैं। कैसे? अब मुझे इंटीग्रेशन करना है वही माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू स्मॉल आर, बट नाउ स्मॉल आर इज लेस देन कैपिटल आर। सो व्हाट आई डू इज, मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड कर देता हूँ। इंफिनिटी से कैपिटल आर तक आ जाता हूँ पहले। दो पार्ट में इसलिए डिवाइड करना जरूरी हो गया क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड का एक्सप्रेशन चेंज हो जाता है, राइट? तो माइनस ई डॉट डी आर फ्रॉम इंफिनिटी टू कैपिटल आर प्लस, ये माइनस साइन को हम बाहर रख लेंगे so that it does not get lost somewhere, ये इधर आ जाएगा। और ये इंफिनिटी से कैपिटल आर ई डॉट डी आर प्लस कैपिटल आर से स्मॉल आर ई डॉट डी आर। अब इसको आप अगले पेज पे देखो, ये दो पार्ट में हमारे पास डिवाइड हो गया है। माइनस
E dot dr from infinity to capital R और minus capital R to small r E dot dr। ठीक है। अब ये वाली जो पहली वाली टर्म है, क्योंकि इसमें पूरा आउटसाइड द स्फेयर ही आप चल रहे हो, तो इसको आप सिंपली के क्यू बाई कैपिटल आर लिख सकते हो। इसको लिख सकते हो कि नहीं लिख सकते के क्यू बाई कैपिटल आर, क्योंकि ये पूरे आउटसाइड द स्फेयर का ही मामला। ये वाला बात समझ में आता है अपने को। और ये जो सेकंड वाला इंटीग्रेशन है ये हमारे लिए नया होगा, क्योंकि ई इनसाइड द स्फेयर यूज करना पड़ेगा यहाँ पे। तो वो किसी जनरल एक्स डिस्टेंस पर क्या होता है, के क्यू एक्स बाई आर क्यूब और dx से मल्टीप्लाई करके कैपिटल आर से स्मॉल आर तक इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो ये आ जाएगा के क्यूब बाई कैपिटल आर माइनस के क्यूब बाई आर क्यूब, और x dx का इंटीग्रेशन होता है एक्स स्क्वायर बाई टू, तो टू डेनोमिनेटर में आया, स्मॉल आर स्क्वायर माइनस कैपिटल आर स्क्वायर। यहाँ से हम क्या कर सकते हैं, टू आर क्यूब एलसीएम ले लें, तो आर इससे मल्टीप्लाई होकर के हो जाएगा टू आर स्क्वायर, तो के क्यूब इंटू टू कैपिटल आर स्क्वायर माइनस स्मॉल आर स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी बेटे, के क्यूब बाई टू आर क्यूब इंटू थ्री आर स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, ये ऐसा आ जाएगा। ठीक है, ये फॉर्मूला होता है पोटेंशियल फॉर आर लेस देन कैपिटल आर। At points which lie inside the solid sphere, potential is this much। And एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज इसमें निकल करके आती है क्या, देखो ये क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, स्मॉल आर जो वेरिएबल है डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, वो न्यूमरेटर में ही आ रहा है सिर्फ, और स्क्वायर आ रहा है, तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन, है ना। और इसमें आप इस वाले एक्सप्रेशन में भी अगर स्मॉल आर को कैपिटल आर पुट कर दोगे, तो पोटेंशियल फिर से के क्यू बाई कैपिटल आर ही आ जाए। इसका मतलब क्या है कि पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर का ग्राफ अगर मैं बनाऊंगा, तो वो ग्राफ में कोई डिसकंटिन्यूटी नहीं होगी, लेकिन क्या होगा, अच्छा स्मॉल आर को जीरो रखो, आप इस एक्सप्रेशन में स्मॉल आर को जीरो रखो, तो पोटेंशियल एट सेंटर या स्मॉल आर इक्वल टू जीरो, ये थ्री बाई टू के क्यू बाई कैपिटल आर आ रहा है। स्मॉल आर को जीरो रखो, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल हुआ, थ्री बाई टू के क्यू बाई, मतलब सेंटर पर पोटेंशियल कितना है, थ्री बाई टू के क्यू बाई कैपिटल आर, राइट। और फिर वहां से पोटेंशियल कम होगा, पैराबोला माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स इसका ग्राफ बनेगा, और स्मॉल आर इक्वल टू कैपिटल आर पर आते आते पोटेंशियल कितना रह जाएगा, वो रह जाएगा के क्यू बाई कैपिटल आर, और वो इस तरह का ग्राफ इसका, माउथ ओपनिंग डाउनवर्ड्स पैराबोला। और उसके बाद तो के क्यू बाई स्मॉल आर, तो फिर ग्राफ ऐसा हाइपरबोलिक। दिस पोर्शन ऑफ द ग्राफ इज, दिस इज पैराबोलिक। और बाहर वाला ग्राफ कैसा है, हाइपर। स्मॉल आर स्क्वायर की वैल्यू मिनिमम पर ही पोटेंशियल मैक्सिमम है ना, तो स्मॉल आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू क्या है, जीरो। आर स्क्वायर स्मॉल आर स्क्वायर की मिनिमम वैल्यू जीरो, तो सेंटर का पोटेंशियल मैक्सिमम होगा, दिस पॉइंट्स करस्पॉन्ड टू द सेंटर ऑफ द स्फीयर। वहां से पोटेंशियल मैक्सिमम, आगे चलते गए तो पोटेंशियल कम होता गया, कम होता गया, लगातार कम ही होता जा रहा है, बट नेचर ऑफ डिक्रीज इज डिफरेंट।
पहले पैराबोलिक कर्व है फिर हाइपरबोलिक कर्व। हाइपरबोलिक क्यों? क्योंकि के क्यू बाई स्मॉल आर बन जाता है ना, तो इसलिए हाइपरबोलिक। ठीक है बच्चों, ये जो ग्राफ्स हैं पोटेंशियल वर्सेस डिस्टेंस के, सॉलिड स्फेयर के लिए, हॉलो स्फेयर के लिए, रिंग के लिए, ये हमें बिल्कुल ध्यान होने चाहिए। ठीक है, चाहो तो तुम इनको अपना मतलब मोबाइल का डेस्कटॉप, लैपटॉप का डेस्कटॉप सेव कर लो इन इमेजेस को। ग्राफ, ग्राफ से कोई तुमसे रात में 4 बजे उठा है तो और उठो भाई ये किसका ग्राफ है, तो उठ ग्राफ देखते हैं, अरे ये तो सॉलिड स्फीयर का है, पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड। दूसरा ग्राफ, अरे ये तो पोटेंशियल ड्यू टू हॉलो स्फीयर का। बिल्कुल शानदार, याद हो जाए। इस तरह के सवाल आए हुए हैं, उल्टा भी पूछा हुआ है आईआईटी। उन्होंने ग्राफ दे दिए और फिर पूछ लिया कि बताओ ये किसकी वजह से आता है ऐसा ग्राफ। ठीक है, तो दैट मैपिंग मस्ट बी वेरी क्लियर इन अवर माइंड। तो ठीक है बच्चों, आज के लिए हम इतना ही पढ़ते हैं, है ना। अ, बाकी फिर अगली क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। होमवर्क के लिए आप क्या कर सकते हो, सेक्शन सी, सेक्शन सी अप टू क्वेश्चन नंबर 10। ओके बच्चों, एक मिनट मैं नोट सेव कर लेता हूँ।